पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अपने शिक्षा मनोविज्ञान यूनिट चल रही थी, इसके अंदर हमने लर्निंग प्रोसेस को देख लिया था, लर्निंग के सिद्धांत देख लिए थे। मंद बुद्धि बालक, संज्ञानात्मक बालक, विशेष बालक, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक रहता है अपना स्मरण और विस्मरण। स्मृति क्या होती है, विस्मृति क्या होती है, याद करना, मेमोराइज करना और उस पैटर्न। हाँ, दोनों टॉपिक के बारे में देखेंगे आज। चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है अपना स्मरण। स्मरण और विस्मरण क्या होते हैं। कल डिटेल बताई थी कि स्मरण क्या होता है, किसी मेमोराइज करना, विस्मरण किसी पैटर्न होता है। तो स्मरण, स्मरण का तात्पर्य सीखी हुई जानकारी, जो भी हमने सीखा है और जो हमारे अनुभव पर आधारित है, अनुभव को याद करना और उसे पुनः व्यक्त करना। जो चीज हमने सीख ली है, जो चीज हमने अपने एक्सपीरियंस में ले ली है, उसको वापस अपने चेतन मन के अंदर लेकर आना और याद करना। स्मरण और विस्मरण का जब टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, तो मैंने आपको फ्राइड के बारे में बताया था कि फ्राइड ने तीन चीजों के बारे में बताया, तीन टाइप के मन बताए हमारे के अंदर। बताया कि एक चेतन मन होता है, एक चेतन मन होता है और एक अर्ध चेतन मन होता है। चेतन मन जो जागृत अवस्था है, अचेतन मन जिसमें हम अपनी सारी इच्छाएं, सारी चीजें दबा कर रखते हैं, और अचेतन दोनों कंडीशन। तो वही स्मृति जो है वो चेतन मन का काम करेगा और विस्मृति है वो अचेतन मन के लिए काम करेगी। तो चीजों को कई बार हम रक्षा युक्तियां जिसको हम बोलते हैं, अपनी लाइफ को सेटअप करने के लिए कुछ रक्षा युक्तियों का यूज करते हैं। कुछ चीजें जानबूझकर भूल जाते हैं, कुछ चीजें दबा देते हैं, चीजों के लिए हम प्रतिरूपण कर देते हैं उन चीजों के ऊपर, कुछ चीजों को भुलाने के लिए उनसे पलायन कर जाते हैं हम। वो सारी की सारी विस्मृति के अंदर आ जाएंगे। मतलब भूलना है हमने, चीजों को डिनाय करना है, किसी भी रूप में हम कर सकते हैं। तो स्मृति और विस्मृति वही फ्राइड की जो थ्योरीज है उन पर डिपेंड करती हैं। तो अपने स्मृति क्या थी, उसके अंदर स्मरण क्या था। स्मरण वह है जो सीखी हुई जानकारी, जो कुछ हमने सीखा और अपने अनुभव जो हमने एक्सपीरियंस लिए, उनको याद करना और पुनः व्यक्त करना। मतलब जो चीज हम पहले कर चुके हैं उनको वापस रिकॉल करना, पुनः वापस उनको व्यक्त करना, वो आ जाता है स्मरण के अंदर। जब हम सीखी हुई किसी बात को, किसी घटना को या ज्ञान को पुनः स्मरण करते हैं, फिर से याद करते हैं, तो यह स्मरण की जो प्रक्रिया कहलाती है, जो स्मरण की प्रक्रिया है, ये स्मृति कहलाती है। या जिसको हम स्मरण, स्मृति, कुछ भी नाम आ जाए तो हम एक ही चीज को सिंबलाइज करेंगे। तो कोई भी चीज जो हमने अपनी लाइफ में सीखी है, किसी भी बेस के ऊपर हमने जो लर्निंग प्रोसेस लिया है, चाहे वो किसी भी रूप में हम ले लें, हमने लर्निंग की थ्योरीज की हैं के अंदर, चाहे थॉर्नडाइक के पुनर्बलन के बेस के ऊपर ले लें, उसके ऊपर ले लें, अभिप्रेरणा के बेस के ऊपर ले लें, सूझ के बेस के ऊपर ले लें, अनुकरण के बेस के ऊपर ले लें, किसी की बेस के ऊपर अगर हम लर्निंग प्रोसेस को लेते हैं, तो उस लर्निंग प्रोसेस को, इस चीज से हमने वो सारी चीजें ग्रहण कर ली हैं, उसके द्वारा हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, अब उसको पुनः रिकॉल कर रहे हैं, वापस हमें उन चीजों की जरूरत हुई, वो चीज कहलाएगी हमारी स्मृति, वो चीज कहलाएगी हमारा स्मरण। चीज को याद करना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्मरण मतलब याद करना। जो चीज हम याद किस चीज को करेंगे, जो चीज पहले हो चुकी है, जो चीज हमने एक्सपीरियंस की है, उन चीजों को याद किया जा सकता है। जो चीज हमने अभी सीख ही रहे हैं, अभी कंटिन्यू चल रही है, तो वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, अधिगम के अंदर वो आएगा। और जो चीजें हमने सीख ली हैं उनको वापस अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना, वो कहलाएगा स्मरण के अंदर। तभी कहा कि सीखा हुआ ज्ञान और अनुभव दोनों के बेस के ऊपर जो चीज हमने ऑब्जर्व कर ली है, अब उसको वापस रिकॉल करना ही स्मरण कहलाता है। वुडवर्थ ने इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन दी। स्मरण वह प्रक्रिया है, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भूतकाल में सीखी हुई बातों को पुनः याद करता है। देखो, पहले सीखा हुआ अधिगम, फिर सीखा हुआ, अब अनुभव भी, जो चीज हमने सीखी है उसी का ही अनुभव करेंगे, अब वापस उन्हें रिकॉल कर रहे हैं, पुनः याद कर रहे हैं, वो है हमारी स्मृति, है हमारा स्मरण। तो वुडवर्थ ने काफी इजी लैंग्वेज में बता दिया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति भूतकाल में सीखी हुई बातों को पुनः याद करता है, जो हमने हमारे पास्ट के अंदर लर्निंग प्रोसेस कर लिया है, उसको जब हम पुनः रिकॉल करते हैं, पुनः याद करते हैं, तो वो कहलाता है स्मरण। इसी से रिलेटेड हिलगार्ड ने एक डेफिनेशन दी है कि स्मरण वह क्षमता है, आपकी वो एबिलिटी जिसके द्वारा आप अपने अनुभवों को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करेंगे, जो पीछे हमने किया उसको कलेक्शन किया और पुनः जागृति में ले आए, वापिस चेतन मन में ले आए। अब जो चीजें हमने सीख ली हैं, अभी अगर आपने कंप्यूटर सीखा हुआ है, अगर आपने कोई साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कुछ भी सीखा हुआ है, जब आपको जरूरत पड़ी आपने वापस उसको पुनः रिकॉल किया, तो
वो सारी की सारी स्मरण के अंदर आ जाएगी। चीजें सीखी हुई और हमारे एक्सपीरियंस में की हुई वो सारी चीजें वापस आती हैं, तो उन्हें हम स्मरण कहते हैं, अगर याद रह रही। अब वो चीजें सीखी हुई हम भूल गए तो विस्मृति में चल जाएंगी या विस्मरण के अंदर चली जाएंगी, क्योंकि उन चीजों की हमें जरूरत नहीं थी। इस वजह से हम उन चीजों को भूल गए और वो भूल कर उसको अचेतन मन में हमने दबा दिया। फ्राइड को भी इससे रिलेटेड याद रखना आप लोग। स्मरण और विस्मरण, फिर से इसका मीनिंग थोड़ा तेज आ गया। जैसे कारण वह क्षमता जिसमें संग्रहित करते हैं। देखो, पढ़ी हुई कविता को कक्षा कक्ष में दोहराना, आपने कोई प्रेयर याद कर लिया, आपने कोई पोयम याद कर ली, अब वापस उसको पूरा बिना देखे उसको दोहरा रहे हो। जब आपने लर्निंग प्रोसेस किया, किस बेस के ऊपर किया? वो जो भी आपने टेक्निक यूज की, टीचर ने जो भी मेथड यूज करवाया, उसके बेस के ऊपर आपने उसको याद कर लिया। लेकिन अभी दोबारा आपसे पूछी जा रही है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको बता रहे हो, तो वो सारी की सारी स्मरण के अंदर आ जाएंगी। किसी मित्र का नाम याद करना, फ्रेंड का नाम याद आता है, वो चीजें भी इसके अंदर आ जाएंगी। विधियां कौन कौन सी हैं? देखो, स्मरण आप सिर्फ उन चीजों को याद करोगे जो आपके काम की है। तो विधियों के अंदर भी वही चीजें आती हैं कि जिन तरीकों के द्वारा हम इन चीजों को याद कर सकते हैं। अगर कोई हमारी चीज काम की नहीं है, तो क्या हम उसे याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे, वो स्मरण में चल। अगर अर्थपूर्ण अधिगम, अगर किसी चीज को हमने समझ कर किया है, वो चीज हमें याद रहेगी। फिर रट्टा लगा कर किया, रटन प्रणाली रही है, तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज को रट रहे हैं, जैसे ही उस चीज को रट लिया, वो अच्छी तरह हमें हो गया कि भाई हाँ, हमने अच्छी तरह कर लिया। लेकिन अगर उसमें से एक सेंटेंस भी भूल गए हम, एक वर्ड भी भूल गए, एक शब्द भी अगर भूल गए, तो वो सारा का सारा हम भूल जाते हैं, वो आगे का याद ही नहीं आता हमें, तो स्मरण में चल। चीजों को पहली टेक्निक इसकी यही रहती है कि अर्थपूर्ण अगर अधिगम किया हुआ है, मीनिंगफुल लर्निंग है, तो वो चीज हमें याद रहेगी। अगर किसी चीज का मीनिंग हमने अच्छे से समझकर उस चीज को याद किया है, तो वो हमारे स्मरण में रहेगी। जैसे एबीसीडी है आपकी, ए 1 2 3 काउंटिंग याद करते हो, नार अल्फाबेट, नर्सरी सेक्शन के अंदर पढ़ा था, लेकिन अभी भी हमें याद है, क्योंकि उसका हमें अर्थपूर्ण अधिगम था। अर्थपूर्ण अधिगम से क्या, उससे हमने शब्द बनाने सीखे। और आज जो हमारा व्याकरण है, हमारी जो भाषा है, हमारा बोलने का, आपस में आदान प्रदान करने का जो संप्रेषण का जो तरीका है, वो उसी भाषा के कारण काम आ रहा है, उसी अल्फाबेट्स के कारण काम आ रहा है। वो अर्थपूर्ण अधिगम था, तो जिसकी वजह से हम बोल नहीं रहे, वो स्थायी हो गया है। तो अर्थपूर्ण जब अधिगम करते हैं, वो लंबे समय तक स्थायी रहता है। तो यदि किसी विषय का गहन अर्थ समझकर याद किया है, तो स्मरण लंबे समय तक रहता है। जैसे कविता का अर्थ समझकर अगर आपने याद किया, कोई श्लोक है, आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो वो आपको याद नहीं रहे। अब उसका मीनिंग भी पता है, तो वो चीजें आपको याद रह जाएंगी, क्योंकि पता है कि इस श्लोक का ये इफेक्ट है, तो वो चीजें आपको इजीली याद रह जाएंगी, तो वो आपके स्मरण में स्थायी हो जाएंगी। तो जब चीजों का हम मीनिंग समझ कर करते हैं, तो वो चीजें जल्दी स्थायी हो जाती है हमारी मेमोरीज। दूसरा है दोहराव, बार बार रिपीटेशन कर रहे हो किसी चीज का। जैसे रोटी बनानी सीखी आपने, तो लर्निंग प्रोसेस के अंदर था, अभी डेली बनानी पड़ रही है, ज्ञान आपका स्थायी हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार दोहराव हो रहा है, उस बार बार वो क्रिया हम दोहरा रहे हैं, तो वो चीजें भी स्थायी हो जाएंगी, वो हमारे स्मरण के अंदर चीजें स्थायी रह जाएंगी। तो किसी विषय को बार बार दोहराने से वह लंबे समय तक स्मरण में रहता है। ध्यान और एकाग्रता, देखो अर्थपूर्ण अधिगम होगा तो उसमें फोकस होगा, उसमें चीजों के प्रति एकाग्रता हमारी आएगी। अब अर्थपूर्ण किसी चीज को समझने के लिए हमें फोकस तो करना पड़ेगा। क्या विदाउट फोकस आप किसी चीज को समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हम। तो स्मरण करते समय मन को पूरी तरह विषय पर केंद्रित अगर आप रखते हो, तो वो चीजें स्थायी रहेंगी। तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्थायी हो जाएगा, और वो हमारे स्मरण के अंदर आ जाएगा, वो हमारी स्मृति के अंदर स्थायी हो जाएगा। कंप्यूटर में देखा होगा, दो स्मृतियां होती है, दो मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम। एक परमानेंट रहती है, और एक जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किया वो डिलीट हो जाती है। परमानेंट रहती है, वो है हमारा स्मरण, वो है समूह निर्माण। बड़े विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर अगर हम याद करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर को दो दो अंकों में विभाजित करके याद करते हैं। आज मोबाइल नंबर किसी का याद करना हो, तो छोटे छोटे डिजिट के अंदर जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो इजीली याद हो जाएगा, और उसको repeat करते हैं। और एक हर किसी का अलग अलग तरीका है उस चीज को याद करने का। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर याद किया जाए, तो वो इजीली याद रहता है, और वो स्थायी हो जाती है। और पूरा, जैसे अब किसी का भी नंबर है, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर आता है, ये जो नंबर लिखा हुआ, अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट कर आप अपने कंफर्ट जोन के ऊपर याद कर लो, तो वो याद हो जाएगा। भी ठीक है। अब इसको डिजिट के अंदर बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या इस तरह ये याद हो जाएगा आपको? नहीं याद होगा।
टुकड़ों में बाँट के याद करते हैं तो वो ईज़िली याद हो। आज आप किसी का भी मोबाइल नंबर बोलते हो, छोटे-छोटे टुकड़ों में बोलते हो ना कि 78 ये था, 92 ये था, 00 ये था। यूँ तो नहीं बोलते कि 78 लाख या 78 करोड़, ऐसा तो नहीं बोलते। तो उस बेस के ऊपर हमें जब टुकड़ों में चीज़ों को बाँट कर याद करते हैं, वो हमें जल्दी याद हो जाती है और वो हमारे स्मृति के अंदर भी स्थायी होने लग जाती हैं। दृश्य सहायक साधन, देखो किसी चीज़ को जब हम देखते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी इंद्रियों का प्रयोग होगा, वो चीज़ ज़्यादा किसी चीज़ को अगर आपने देखा हुआ है, तो वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। कि देखने के बाद हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। आज आपने किसी महल के बारे में अध्ययन कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो उसका, लेकिन आप उस महल के अंदर चले गए, आप उस किले के अंदर चले गए और उस किले को देख कर आए हो, वो ज्ञान आपका स्थायी हो जाएगा। तो जिस चीज़ को हम देख लेते हैं, वो ज्ञान हमारा जल्दी स्थायी इसी वजह से जब प्राइमरी सेक्शन के अंदर पढ़ाया जाता है, तो आपने बच्चों की बुक देखी होंगी, चित्रों वाली होती हैं। अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाया जा रहा है, तो एप्पल का पिक्चराइज़ेशन किया होगा, बी फॉर बॉल पढ़ाया जा रहा है या बुक पढ़ाया जा रहा है, तो बुक का पिक्चराइज़ेशन होगा। बच्चा देख कर जल्दी याद करता है। उसकी मेमोरीज़ के अंदर वो चीज़ें स्थायी हो जाती हैं। जैसे ही मैडम ने ए बोला, एप्पल, एप्पल का पिक्चर आ गया। अब बच्चे ने रेड एप्पल देखा, ग्रीन एप्पल देखा, तो उन चीज़ों का पिक्चराइज़ेशन आ गया और वो जैसे ही अपनी लाइफ़ के अंदर उस चीज़ों को देखेगा, कि स्मृति क्या है, स्मरण क्या है? एक तो आपका लर्निंग और एक आपका एक्सपीरियंस। अब उसने अपने घर पे देखा कि एप्पल आया है, तो उसको पता चल गया कि ये एप्पल है, क्योंकि उसने उस चीज़ की पिक्चर देखी थी। जैसे ही हम किसी चीज़ की पिक्चर देख लेते हैं, वैसे तो अब गाय का भी जब बताया जाए कि 4 पैर हैं, कुत्ते के भी 4 पैर हैं। देखा, उसकी एक टेल है तो उसकी भी एक टेल है। लेकिन उन दोनों में डिफरेंस बच्चे को कैसे पता चला? क्योंकि उसने बाय पिक्चर उन चीज़ों को देखा हुआ है, इस वजह से वो उनमें डिफरेंस कर पाता है। तो जब चीज़ों को हम दृश्य रूप में देख लेते हैं, जब हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं, तो हम उन ज्ञान को ज़्यादा स्थायी कर पाते हैं। तो जैसे चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि का प्रयोग करने से विषय जल्दी और लंबे समय तक याद रहता है। स्व अध्ययन व अभ्यास, सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आजकल का कंपटीशन है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो चीज़ों को अपने तरीके से, अपनी ट्रिक से उसको याद कर पाते हो, अपने तरीके से उसको समझ पाते हो और वो चीज़ें स्थायी रह जाती हैं। और अभ्यास, पीछे हमने पढ़ा है कि बार-बार प्रैक्टिस करने से, तो दोहराव करने से तो स्थायी होती। स्व अध्ययन और नियमित अभ्यास भी स्मरण को स्थायी बनाते हैं। व्यवस्थित अध्ययन, अगर सिस्टम वाइज पाठ्य सामग्री को समय अनुसार परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर व्यवस्थित करके पढ़ा जाए, तो चीजें जल्दी स्थायी होती। अभी आपका रूटीन अगर बना हो कि आपने इन 2 घंटों में स्टडी करनी है, तो वो 2 घंटे आपका फोकस में धीरे-धीरे अगर वो कंटिन्यू रहा, तो वो आपका फोकस इस 2 घंटे के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा। वहाँ आप चीज़ों को हाई कर पाओगे। जो चीज़ आपने पढ़ी है कि 2 घंटा ये मेरा पढ़ने का टाइम है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन से छठे दिन के अंदर वो चीज़ें स्थायी होने लग जाएँगी कि हाँ, इस टाइम पीरियड पे मुझे फोकस करना है, मुझे अपना ध्यान, अपना माइंड इधर-उधर डाइवर्ट नहीं करना। तो चीज़ें जल्दी स्थायी होने लग जाएँगी उस टाइम पीरियड में। जैसे खाना खाने का एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में नेचुरली अपने आप ही भूख लगने लग जाती है। नॉर्मली आप नहीं खा रहे सारा दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जैसे ही टाइम पीरियड आया, जैसे हमने सिद्धांत किया था कंडीशनल थ्योरी के अंदर, कि जब कंडीशन रखकर चीजों को साथ जोड़ा जाता है, उससे जो लर्निंग प्रोसेस किया जाता है, वो उसके साथ अनुबंधन के साथ अटैच हो जाता है। जैसे आपको पावलोव की थ्योरी बताई थी मैंने कि कुत्ते को घंटी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, उसके भोजन को घंटी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो अब वो जैसे ही टाइम पीरियड आया, जैसे ही वो घंटी बजी, कुत्ते के मुंह में अपने आप लार आने लगी। तो वो चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो हमारा जो स्मरण है, हमारी जो स्मृति है, वो उस चीज को स्थायी करने लग जाती है धीरे धीरे, और उनसे कनेक्शनिज्म जो बढ़ाने लग जाती है, उनसे जो कनेक्शन है उन चीज़ों का बढ़ने लग जाता है। तो पाठ्य सामग्री को अगर समय अनुसार व्यवस्थित करके और नियमित योजना बनाकर पढ़ा जाए, तब भी चीजें स्थायी हो जाती हैं। विस्मरण, अब फॉरगेटिंग का क्या मीन है? देखो, ये तो था कि स्मृति, अब इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। चीज को याद करना और चीजों को हम भूलते क्यों हैं, वो चीज भी हमें देखते हैं। विस्मरण वह प्रोसेस है जिसमें सीखी हुई, और देखो वहां पर था सीखे हुई बातों और अनुभवों को हम याद किया जाता था, लेकिन यहाँ पर विस्मरण के अंदर क्या होगा, याद नहीं किया जाता या पूरी तरह से खो दिया जाता है। अब देखो इसके जस्ट अपोजिट, वहां पर प्रैक्टिस करते थे, बार बार चीजें याद थी, यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं हो रही तो चीजें याद। वहां पर व्यवस्थित सिस्टम था, यहाँ पर व्यवस्थित नहीं हो, वहां पर एकाग्रता थी, यहाँ पर एकाग्रता नहीं होगी। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट सिम्टम्स इसके रहेंगे। जैसे जैसे उसके अंदर हमने देखा कि वो प्रक्रिया कैसे कवर अप की जा सकती थी अनुभव के द्वारा, इसके अंदर देखेंगे कि वो चीजें जब हम नहीं करते तो चीज जाते हैं। अगर किसी चीज का आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो चीजें व्यवस्थित रूप से नहीं है, तो आप चीजों को भूलोगे। चीजों को रटंत प्रणाली के द्वारा कर रहे हो, तो चीजों को भूलोगे। वहां पर एकाग्रता नहीं है, तब भी हम चीजों को भूल जाएंगे। तो वो सारी की सारी जो उसकी विशेषताएं थी, उनको अपोजिट कर देंगे, तो हम स्मरण के अंदर
आ जाएँगे। तो वुडवर्थ कहते हैं कि विस्मरण का अर्थ क्या है? स्मृति में संग्रहित बातों को पुनः स्मरण न कर पाना। वहाँ कहते थे कि स्मरण का क्या अर्थ है? स्मृति में संग्रहित बातों को पुनः स्मरण कर पाना, और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना सा माइनर सा डिफरेंस दिया, न का वर्ड यूज़ कर लिया, ना का वर्ड यूज़ किया, तो यहाँ पर ना कर पाना वो विस्मरण कहलाता है। प्रो एंड क्रो इसके बारे में बताते हैं कि विस्मरण वह स्थिति है जिसमें सीखी हुई बातों को पूर्ण या आंशिक रूप से याद नहीं किया जा सकता। देखो, विस्मरण के अंदर अब फोकस नहीं होगा तो क्या होगा, कई बार होता है ना कि हम कुछ बात कहने लगते हैं लेकिन उस चीजों के ऊपर इतना हमारा फोकस नहीं होता कि वो चीज हम भूल जाते हैं। सारी की सारी विस्मरण, और काफी ट्राई करने पर भी हमें वो चीज याद नहीं आती। लेकिन याद कब आती है? जब करंटली वैसी ही सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तब वो चीज याद आ जाती है। तो विस्मरण में क्या है कि चीजें हम भूल जाते हैं, किस रीजन से भूल जाते हैं कि वहां पर हमारा फोकस नहीं हो पाता, चीजों को आंशिक या पूर्ण रूप से याद नहीं कर पाते। जैसे परीक्षा के समय प्रश्न के उत्तर भूल जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। किसी पुराने मित्र का नाम याद न आना, बहुत पुराना मित्र है, ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा, तो उस चीजों का नाम ही नहीं याद आता हमें कि हाँ वो था, उसके सारे बात याद आ रही है लेकिन उसका नाम नहीं हम मेमोराइज कर पाते, तो वो चीजें इसके अंदर विस्मरण के अंदर आ जाती है। क्यों नहीं याद कर पाते? के कुछ रीजन है। देखो, अभ्यास का अभाव, वहां पर जो क्वालिटी थी उसका अपोजिट करेंगे। अभ्यास का अभाव, बार बार हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। ध्यान की कमी, अटेंशन नहीं दे पाए हम, अटेंशन का जो प्रोसेस था वो पूरा ही नहीं हो पाया। अटेंशन जो जहां पर देनी थी वहां पर लैक हो गई, वो चीजें लेस हो गई, जिसके कारण वो चीजें भूल जाते हैं हम। ध्यान इधर उधर भटकता है, जिसको हम एकाग्रता भी बोल सकते हैं। हस्तक्षेप, देखो पुरानी और नई जानकारी का आपस में अगर टकराव हो रहा है तो पुरानी चीजें हम भूल जाएंगे या फिर नई चीजें हम याद नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, टाइपराइटर का जो कीबोर्ड होता है और कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, दोनों के डिजिट के अंदर कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है। अभी अगर आपकी प्रैक्टिस टाइपराइटर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की हुई है, आपका जो टाइपिंग है उसके अंदर का, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर अगर प्रैक्टिस करोगे तो बार बार जो एफ का डिजिट है वो बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो एल का डिजिट है वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और गलत आपकी टाइपिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो अच्छी तरह मेमोराइज थी, वो नई चीजों के साथ जब हस्तक्षेप उसका हो रहा है तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो टाइपराइटर और कंप्यूटर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। हस्तक्षेप, जैसे पुरानी और नई जानकारी, जैसे नई कविता याद करते समय पुरानी कविता का भूल जाना। समय का अंतराल, अगर टाइम गैप ज्यादा आ जाए तब भी हम चीजों को भूलने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया कि किसी फ्रेंड का नाम याद नहीं आ रहा, तो बहुत ज्यादा टाइम गैप आ गया जिसके कारण उसका नाम हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। थकान व तनाव, अगर थकान आ रही है और तनाव है तब भी चीजों के ऊपर फोकस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। थकान और मानसिक तनाव की जो चीजें होती हैं वो आपकी स्मरण शक्ति को कमजोर कर देती हैं, वो आपकी स्मरण शक्ति को क्षीण कर देती हैं, कम कर देती हैं, लेस कर देती हैं। तो अगर स्ट्रेस में है तो चीजें हमें इजीली याद नहीं होती, अगर हम थके हुए हैं चीजों से तब भी हमें वो चीजें याद नहीं होती। कहने का मतलब है कि मानसिक रूप से अगर आप ठीक नहीं हो तो आप चीजों को याद नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटली स्ट्रोंग होना उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम चीजें मेमोराइज कर पाते हैं। अननेसेसरी फॉरगेटन के अंदर वो चली जाती है। भावनात्मक कारण, अत्यधिक डर है आप में, अत्यधिक चिंता है या अत्यधिक गुस्सा है, ये भी आपकी स्मरण क्षमता को प्रभावित करता है और उसको क्षीण करता जाता है। आप बहुत ज्यादा किसी चीज से डर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है, डर के मारे हम चीजों को भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम का फोबिया होता है किसी किसी को, चीजें सब कुछ याद है, पूरे साल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठे तो एग्जाम का इतना फोबिया था कि वो सारी चीजें भूल गए हम। जो डर है या जो चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा तनाव आ गया है, तब भी हम चीजें भूल जाते हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर के द्वारा सुना जा रहा है, बच्चा अच्छे से घर पे याद करके आया, लेकिन जैसे ही टीचर ने खड़ा किया बच्चे को कि सुनाओ, लेकिन टीचर को देखकर बच्चे के मन में इतना डर पैदा हो गया, इतना उसको स्ट्रेस हो गया कि मैं कैसे सुनाऊं, भूल जाता है। तो जब तनाव आ जाए, डर आ जाए, भय आ जाए, चिंता आ जाए, तब भी चीजें भूली जाती हैं। रुचि का अभाव, अगर किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तब भी आप चीजों को याद करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। कि अगर किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो वहां पर हम चीजों को जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो हम वहां पर बोरियत महसूस करते हैं, बोर हो जाते हैं। इसके कारण चीजों के अंदर हम इंटरेस्ट नहीं लेते और इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण वो चीज याद नहीं रहती। तो ये मेन रीजन रहते हैं। देखो, इनका अपोजिट करेंगे तो वो स्मरण के अंदर चल जाएंगे, और स्मरण का अपोजिट करेंगे तो वो विस्मरण के अंदर आ जाएंगे। जैसे अभ्यास वहां पर ज्यादा होना जरूरी है, इसके कारण चीजें रहेंगी, तो अभ्यास का अभाव है तो चीजें याद नहीं रहेंगी। ध्यान की कमी, अटेंशन, एकाग्रता अगर ज्यादा है तो चीजें याद रहेंगी, और एकाग्रता की कमी है तो हम चीजों को
भूल जाएँगे। हस्तक्षेप अगर चीज़ों के अंदर टकराव पैदा हो रहा है, नई और पुरानी चीज़ों का अब जो कॉम्बिनेशन है वो सेट नहीं बैठ रहा, तब भी हम चीज़ों को भूल जाएँगे, या तो नई चीज़ को भूल जाएँगे या पुरानी, दोनों में से अगर टकराव पैदा हो रहा है तो दोनों में से एक चीज़ को हम भूल जाएँगे। समय का अगर ज़्यादा गैप आ गया है तब भी चीज़ें भूली जाती हैं। थकान और तनाव ये सबसे बड़ा मानसिक रीज़न है। मानसिक रूप से अगर आप फिट नहीं हो, आपके अंदर डर है, चिंता है, तनाव है, थक चुके हो, तब भी चीज़ों को याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इंटरेस्ट नहीं है तो चीज़ों याद हो ही नहीं सकती। ज़बरदस्ती बच्चे को कह दो कि आपको पढ़ने बैठना है, लेकिन बच्चे का अभी उस टाइम मन नहीं है पढ़ने का। तो आप जितना मर्ज़ी बिठा दो, बच्चा कभी भी याद नहीं कर पाएगा। तो बच्चे की मेमोरीज़ के अंदर वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। कैसे कम किया जा सकता है? देखो, नियमित रूप से अगर पुनरावृत्ति की जाए, अभ्यास जिसको आप बोलते हो, प्रैक्टिस की जाए, तब जो चीज़ें भूल चुके हैं हम उनको याद किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता बढ़ा दी जाए तब याद किया जा सकता है। रुचि डेवलप कर दी जाए, विषय को इतना रोचक बना दिया जाए कि बच्चे स्वतः ही उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाएँ। समूह निर्माण तकनीक बना दी जाए कि छोटे-छोटे भागों में बाँट कर बच्चे को याद करवाया जाए। अगर पूरा याद नहीं होता तो एक-एक क्वेश्चन करके याद करवा दिया जाए। जब बच्चे के ऊपर इतना लोड पड़ रहा है, तब बच्चा याद नहीं कर सकता। अगर छोटी-छोटी चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ा दिया जाए तो ईज़िली याद हो सकता है। नींद और विश्राम, बच्चा अब वहाँ पर रीज़न था मेंटल। अगर बच्चे को मेंटली रिलैक्स कर दिया जाए, पर्याप्त नींद दी जाए, पर्याप्त विश्राम की व्यवस्था की जाए, मेंटली उसको पूरा डेवलप कर दिया जाए, मेंटली उसकी जो अ, एक तरह से कह सकते हैं जो डिजीज है मेंटली, जिसके कारण डर पैदा हो रहा है, जिसके कारण उसमें तनाव पैदा हो रहा है, उन चीजों को अगर संभाल लिया जाए तो बालक उन चीजों की याद कर सकता है। पुरानी जानकारी से जोड़ना, अगर नई जानकारी को पुरान जैसे अब कंप्यूटर और टाइपराइटर का बताया, तो क्यों ना अल्फाबेट इस तरह सिखाए जाएं कि उनके ऊपर प्रैक्टिस इतनी हो जाए तो बालक उन चीजों को कवर अप कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अगर अपनाए जाए, देखो योग, ध्यान ध्यान मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज है जिसके द्वारा फोकस को बढ़ाया जा सकता है। अगर मेडिटेशन किया जाए, बच्चे का फोकस नहीं हो रहा किसी चीज के अंदर, जिसके कारण वो बच्चा याद नहीं कर पाता। अगर ध्यान, योग इनके अंदर बच्चे को डाल दिया जाए तो बच्चे का जो फोकस है वो बढ़ जाएगा, बच्चे में जो एकाग्रता की क्षमता है वो एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो संतुलित आहार के द्वारा, योग, ध्यान और व्यायाम के द्वारा स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बच्चा, आपको बताया था कि स्ट्रेस के अंदर होता है तो चीजें याद नहीं होती, तो मानसिक रूप से बीमार है। मानसिक रूप से अगर शांत रखा जाए बच्चे को, उसको पर्याप्त नींद दी जाए, पर्याप्त जिन चीजों की जरूरत है उस चीज के लिए अटेंशन दिया जाए, तो बालक स्मरण पर आ सकता है। तो मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन जैसी श्वसन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। श्वसन तकनीक कैसे, जब वो ज्यादा स्ट्रेस हो तो लॉन्ग ब्रेथिंग लेना और छोड़ना, तो वो चीजें इसके अंदर आती हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना, परीक्षा के समय मैंने कहा ना डर के कारण कई बार बच्चा भूल जाता है, उसको फोबिया होता है उस चीज को, तो बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाई जाए कि जो एग्जाम का फोबिया उनके अंदर से निकाला जाए, कि ऐसा ना हो कि भाई जैसे अब ओएमआर शीट देखकर या इस तरह की एग्जाम की जो शीट देखे उसको देखकर फोबिया हो जाता है, या उस एनवायरनमेंट को देखकर उसको फोबिया हो जाता है, तो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जहां भी वो एग्जाम दे रहा है उन चीजों की प्रैक्टिस करवाई जाए, जिसके द्वारा वो डर जो है वो बालक के मन से निकल जाए, जिसके कारण वो चीज़ भूलेगा नहीं, उसे याद रहने लग जाएँगी। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं, स्मरण और विस्मरण शिक्षा प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। अब शिक्षा प्रक्रिया, क्योंकि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कर रहे हैं तो इसको शिक्षा से रिलेट करके हमें पढ़ना है। शिक्षा के अंदर स्मरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना विस्मरण। अब सभी चीज़ों को हमें याद भी नहीं रखना होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर, या अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हमें भूलना होता है। उस टाइम पीरियड में याद रखना, लेकिन बाद में को विस्मृति के अंदर हमें डालना है। वहां पर हम रक्षा युक्तियों का यूज करते हैं और वहां से पलायन करना, उसका प्रतिरूपण करना, उसका स्थानांतरण कर देना, उसका दमन करना, शमन करना, ये सारी चीजें हम टेक्निक यूज करते हैं। वो भी जरूरी है। तो दोनों ही शिक्षा से रिलेटेड ये काम करते हैं, क्योंकि कुछ चीज अगर हम सारी ही चीजें याद कर, जैसे अब मोबाइल है तो उसके अंदर वो डेटा इतना ज्यादा फिल होगा तो मेमोरी फुल का उसके अंदर ऑप्शन आ जाता है, तो हमें इतनी मेमोरीज फुल भी नहीं करनी। कुछ चीजों को हमें स्मरण में रखना है और कुछ चीजें हमें विस्मरण के अंदर डाल देनी है। तो दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। सही स्मरण तकनीक जैसे दोहराव करना, संगठन करना, समूह का निर्माण करना, ध्यान का प्रयोग करके हम चीजों को, जो हमें जानकारी चाहिए, जो याद रखने लायक है, उस चीजों को हम याद रख सकते हैं अगर इन चीजों का हम प्रयोग करें। तो विस्मरण को कम करने के लिए हम पुनरावृत्ति, रुचि, तनाव प्रबंधन, इन चीजों का प्रयोग करके, मेडिटेशन का प्रयोग करके चीजों को सुधारा जा सकता है और स्मरण के अंदर चीजों
लाया जा सकता है। इस प्रकार स्मरण और विस्मरण को समझकर हम अध्ययन को प्रभावशील बना सकते हैं और की ओर उसे बढ़ा सकते हैं। ये था स्मरण और विस्मरण टॉपिक करवाने का मतलब क्या था, क्योंकि हमने इससे पहले मंदबुद्धि बालकों को, रचनात्मक बालकों को, विशेष बालकों को चीजें बच्चे इजीली समझ नहीं पाते, कुछ चीजों के अंदर उनका फोकस नहीं हो पाता। तो अगर चीजों में फोकस हो रहा है तो वो स्मरण के अंदर जाएंगी, और चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे तो ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करें जो उन्हें काम की चीजें हैं, जो उनके एक्सपीरियंस के अंदर आए, लर्निंग प्रोसेस को के सफल बना दें, तो वो किस तरह हम कर सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों टॉपिक हमारे को जानने जरूरी थे कि स्मरण क्या होता है और विस्मरण क्या होती है। और इसके रिलेटेड करते हुए फ्राइड को भी याद रखना, फ्राइड ने ही इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर आए थे। वैसे तो स्मरण और विस्मरण के अंदर एबिंगहास का नाम याद रखना, तो एबिंगहास का नाम आता है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर दिया था, मतलब बाय रिटन हमें दिया था ये प्रॉपर। नींद का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था हमें एबिंगहास ने, तो चीजों के बारे में याद रखना। तो उसी से रिलेट करते हुए फ्राइड, एबिंगहास, इन दोनों का नाम याद रखना, जिसके कारण ही ये कॉन्सेप्ट हमारे साइकोलॉजी के अंदर ऐड हुआ। देखो अभिप्रेरणा और प्रेरणा, दो शब्द आपको बताए थे कि लर्निंग के अंदर ये काम करता है। पुनर्बलन आपने पढ़ा था स्किनर से रिलेटेड, थॉर्नडाइक से रिलेटेड, हमने पुनर्बलन चीजों के रेनफोर्समेंट आपको बताया था कि एक तो होती है कि भाई स्टिमुलस और रिस्पांस आ जाता है डायरेक्ट, एक आता है कि स्टिमुलस के द्वारा रिस्पांस आएगा, लेकिन रेनफोर्समेंट के बाद रेनफोर्समेंट देना वहां जरूरी है। एक हमने बताया था कि अचानक से सूझ विकसित हो जाती है। फिर पावलोव को हमने पढ़ा कि कंडीशन के द्वारा चीजें हम सीख पाते हैं। फिर अनुकरण, और हमने अब्राहम उसको टूनर को पढ़ा, अब्राहम जीन प्याजे को पढ़ा, संज्ञान को पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो वहां पर एक वर्ड बार बार यूज हुआ था कि प्रेरणा, अभिप्रेरणा, किसी चीज से मोटिवेशन लेकर। जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान से पहले की जो यूनिट की थी उसके अंदर भी अभिप्रेरणा वर्ड यूज किया था मैंने, कि अभिप्रेरणा किसी चीज के द्वारा अगर हम मोटिवेट करते हैं किसी को तो चीजें जल्दी अचीव हो जाती हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, अगर कोई बच्चा उद्दंड ज्यादा हो गया, तो उसको मोटिवेट करके सुधारा जा सकता है। समस्यात्मक बालक पढ़े थे जब हमने, समस्यात्मक बालकों में स्पेशली ये चीज पढ़ी थी कि इन्हें सुधारा जा सकता है। सुधारा जा सकता है, लेकिन किस बेस के ऊपर सुधारा जा सकता है? मोटिवेशन के द्वारा। उन्हें सही टेक्निक यूज करके सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो समस्यात्मक बालक आपको बताया था किस बाल अपराधी में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपराध की कैटेगरी के अंदर वो चले जाते हैं। और अगर वहां भी इनको नहीं सुधारा जाए तो बड़े हो गए ये बड़े बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। तो समस्यात्मक बालकों के अंदर ये प्रेरणा वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया था हमने। तो ये प्रेरणा क्या होती है, लर्निंग के अंदर मोटिवेशन कहाँ काम आता है, प्रेरणा कहाँ काम आती है, उसके बारे में देखो। लर्निंग मनुष्य के व्यवहार, अनुभव, ज्ञान, कौशल में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया, सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। लर्निंग क्या है, हमने बार बार देखा है कि लर्निंग क्या है, कि एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य का व्यवहार चेंज होगा, उसके एक्सपीरियंस चेंज होंगे, उसका नॉलेज चेंज होगा और उसके स्किल चेंज हो जाएंगे। ये सारी चीजें जब चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये चेंज एक लिमिट होगी इसकी, और ये स्थायी होंगे चेंज। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार है उसके कारण उसके व्यवहारों में चेंज आ गया, वो लर्निंग के अंदर नहीं, वो लर्निंग के अंदर नहीं आएगा। सिर दर्द हो रहा है, बच्चे के व्यवहार में चेंज हो गया, बच्चा इरिटेट हो गया, तो वो लर्निंग के अंदर नहीं आएगा। अधिगम के अंदर स्थायी परिवर्तन आते, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। जब लर्निंग मैंने बताया था तो स्पेशली लिखा था कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जिन चीजों की अपेक्षा है ऐसे किए गए स्थायी परिवर्तन ही लर्निंग के अंदर, अधिगम के अंदर आते हैं। अधिगम बताया था सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सीखना। अब अधिगम अधिगम वर्ड यूज कर रही हूँ, आपको पता ही नहीं कि अधिगम क्या है। तो अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। इंग्लिश की अगर टर्म यूज करें तो इजीली हम सीख सकते हैं कि क्या है। सीखने की यह प्रक्रिया तभी सफल होगी जब व्यक्ति के भीतर सीखने की इच्छा होगी, और ये जो सीखने के लिए बल बच्चे के अंदर पैदा होता है, इसी को हम मोटिवेशन बोलते हैं, इसी को हम अभिप्रेरणा बोलते हैं। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर इसको मोटिवेशन, अभिप्रेरणा वर्ड यूज किया जाता है। जो व्यक्ति को हम कुछ सिखा रहे हैं, जैसे आपने नियम पढ़े थे थॉर्नडाइक के, मैंने आपको बताया था कि अभ्यास का नियम उसके अंदर था, उसके अंदर प्रभाव का नियम बताया था, उसके अंदर संतोष असंतोष दोनों चीजों के बारे में बताया था। तो बच्चे को तैयार करने के लिए आप क्या करोगे, किसी चीज को सिखाना है तो बच्चे को तैयार करने के लिए आप पहले क्या करोगे, उसको प्रेरित करना पड़ेगा, हमें मोटिवेशनल बातें बतानी पड़ेंगी कि ये चीज तेरे इस काम में आएगी, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। तो बच्चे को अगर तैयार ही नहीं किया गया तो क्या बालक उस चीज को सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो अभिप्रेरणा लर्निंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभिप्रेरणा नहीं होगी तो बालक किसी चीज को, बालक क्या कोई भी, अगर हम लर्निंग प्रोसेस के अंदर है, कुछ भी आप सीख रहे हो तो
कोई अगर आपको उससे अभिप्रेरणा मिल रही है तभी आप, कोई मोटिवेशन है तभी आप सीखोगे, नहीं तो नहीं से। आज आपको मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, अगर आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में साइकोलॉजी नहीं आनी होती, क्या आप साइकोलॉजी को पढ़ते? क्या मनोविज्ञान का अध्ययन करते? जरूरत ही नहीं थी। अभी जरूरत है, वो मोटिवेशन क्या है कि वो गवर्नमेंट जॉब आपकी, वो मोटिवेशन है आपके लिए। तो वो मोटिवेशन ही किसी काम को सीखने के लिए हमें तैयार करता है। तो तत्परता का सिद्धांत स्पेशली मोटिवेशन के ऊपर काम करता है। आज आपके किसी काम की नहीं है, मैथ किसी काम में नहीं आनी, तो आप क्या मैथ को पढ़ोगे? नहीं पढ़ेंगे। आपके साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहीं काम नहीं आनी, तो क्या आप पढ़ोगे? कंपटीशन में काम आनी है आपके 40 मार्क्स, 30 मार्क्स, इनका अलग एक सेशन रहता है कि भाई ठीक है इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, तब आप उस चीज को पढ़ने के लिए तैयार हो, नहीं तो आप इस चीज को क्यों पढ़ते? क्या इन कंपटीशंस के अंदर अगर मनोविज्ञान ना आती, क्या मनोविज्ञान विषय के बारे में नॉलेज था? किसी को कोई नॉलेज नहीं, पढ़ना ही नहीं था हमने, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। आज क्योंकि बाल आधारित है सारी की सारी एजुकेशन, बच्चों पर आधारित है, इस वजह से बाल मनोविज्ञान हमारा सब्जेक्ट कंपलसरी लगता है। आप किसी भी टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या आपने पूरा मनोविज्ञान पढ़ा? ओनली बाल मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है ना उसी को ही पढ़ रहे हैं कि लर्निंग क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, क्राइम क्या है, बाल अपराध क्या आता है, विप्रेरणा क्या आती है, वो सारी चीजें ही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतना ही हमारे सिलेबस के अंदर है। क्या मनोविज्ञान के अलग कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़े हैं? उसकी जरूरत नहीं है। तो आपका मोटिवेशन क्या है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान भी मोटिवेशन नहीं है, बाल मनोविज्ञान के मार्क्स जो है वो आपका मोटिवेशन का काम करे, इसकी वजह से आप उन चीज सीख रहे हो। तो अभिप्रेरणा वही बल है, अभिप्रेरणा वही ताकत है, अभिप्रेरणा वही इंस्पिरेशन है जिसके द्वारा आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी एक इंटरनल पावर है अभिप्रेरणा। ये नहीं है कि बाहर से मैंने कह दिया हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन जब तक आप आंतरिक रूप से उस चीज के लिए तैयार नहीं होगे, नहीं पॉसिबल। आंतरिक रूप से उस चीज को करने के लिए तैयार होना, मेंटली तैयार होना। शारीरिक रूप से आप किताब लेकर बैठे हो, पढ़ रहे हो उसको, जब तक आप उस चीज के कॉन्सेप्ट को मेंटली नहीं सीखोगे तब तक वो कॉन्सेप्ट आप नहीं कर पाओगे। और वो कॉन्सेप्ट करोगे कब? जब आपको उस चीज के लिए कुछ बेनिफिट होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, तभी आप वो चीज करोगे। अगर आपको किसी चीज में नुकसान हो रहा है तो क्या आप वो चीज करोगे? नहीं करेंगे। तो अभिप्रेरणा वही ताकत है तो उस चीज को काम करने के लिए आपको तैयार करती है। यदि विद्यार्थी में प्रेरणा नहीं है तो, अगर विद्यार्थी में अभी प्रेरणा नहीं है तो वह सीखने के प्रति उत्साह नहीं दिखाएगा और उसका सीखना सतही होगा। रट्टा मार लेगा ठीक है, लेकिन उस चीज को सीख नहीं पाएगा। आज लर्निंग लर्निंग अधिगम अधिगम कर रही हूँ, लेकिन आपको अधिगम का मीनिंग ही नहीं पता और ये अधिगम आपके काम ही नहीं आने वाला, तो आप नहीं सीख। सतही ज्ञान तो ले लोगे, लेकिन उसका जो आंतरिक ज्ञान है, रियल में जो फैक्चुअल है, वो चीज आप नहीं समझ पाओगे। प्रेरणा शब्द संस्कृत के प्रेरयति धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या क्रियाशील बनाना। प्रेरयति धातु जो हमारी संस्कृत की है उसका मीनिंग रहता है कि आगे की ओर बढ़ना, चीजों के लिए एक्टिव होना, वो कहलाता है। तो उसी से शब्द लिया है हमने प्रेरणा। तो प्रेरणा का मतलब है आगे की ओर जाना, किसी चीज के लिए इंस्पायर होना। तो अर्थात प्रेरणा वह शक्ति है, वह पावर है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य की ओर सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, कोई भी उसका एम होगा उसके प्रति एक्टिव हो जाएगा, तो वो कहलाएगी हमारी अभिप्रेरणा। ठीक है, किसी चीज के लिए तैयार करना मेंटली खुद को। और वो आप क्यों तैयार करोगे? आंतरिक और बाह्य किसी भी रूप में। और बाह्य भी अगर प्रेरणा मिली है तो उससे आपका आंतरिक मन उस चीज को करने को तैयार हो जाएगा। प्रेरणा दो टाइप्स की हो सकती है, बाह्य प्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा आपकी भूख से, आपकी प्यास से, आपकी नींद से, आपके काम इच्छा से आप कोई चीज करने को तैयार हो रहे हो। बाह्य प्रेरणा किसी ने आपको आकर मोटिवेट किया, मेरे जैसा कोई आ गया और बोल गया कि भाई ये काम करने से ये हो जाएगा, ये काम करने से ये हो जाएगा, तो आप उससे मोटिवेट होकर वो काम करने लगे। ये दोनों टाइप। लेकिन इन दोनों का काम क्या होगा? आपको आंतरिक रूप से तैयार करना, आप उस चीज को काम करने के लिए तैयार हो रहे हो। तो दोनों का काम यही है कि आंतरिक रूप से आप चीजों को तैयार कर रहे हो, तो आंतरिक रूप से ही तैयार करेगी। तो प्रेरणा हमेशा आंतरिक रूप से चीजों को तैयार करने का है, वो बल आपके अंदर पैदा करना, वो आत्मविश्वास पैदा करना जिससे आप चीजों को अचीव कर पाओ। फोर्थ ने इसकी डेफिनेशन दिया है, प्रेरणा वह आंतरिक अवस्था है। देखो ध्यान रखना, प्रेरणा हमेशा आंतरिक अवस्था ही होगी, आपको मेंटली ही तैयार करेगी। फिजिकली तैयार करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप मेंटली तैयार नहीं हो। तो प्रेरणा वह आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार को किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को उस लक्ष्य की ओर ले जाने का
काम करती है, तो वो कहलाएगी आपकी अभिप्रेरणा। वुडवर्थ ने काफी क्लियर शब्दों में पूरी चीज को बता दिया। गेट्स की बात करें तो प्रेरणा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी गतिविधि को प्रारंभ और बनाए रखा जा सकता है। किसी काम को तैयार स्टार्ट करना और उसमें कंटिन्यूस रखना। अब ये नहीं है कि काम को स्टार्ट कर दिया लेकिन वहां पर मोटिवेट नहीं हुए तो आपने उस काम को बीच में छोड़, नहीं, उस चीज को कंटिन्यू रखना है, वो प्रेरणा कहलाएगी। किसी काम को स्टार्ट करना बहुत इजी होता है लेकिन उस चीज कंटिन्यूस ही रखनी, वहां पर प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। क्रो एंड क्रो ने भी इसको काफी अच्छे तरीके से बताया है कि प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कुछ करने, अनुभव प्राप्त करने और लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। तो अभी प्रेरणा वह पावर है, आपकी वो एनर्जी है जो आपको कुछ करने के लिए तैयार करेगी, आपको एक नए एक्सपीरियंस देगी, आपको एक नई लाइफ देगी और आपका जो एम है, आपका जो गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए तैयार करेगी। तो मोटिवेशन एक ऐसी पावर है, मोटिवेशन एक ऐसा बल है जो आपको आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपके ऐसे एक्सपीरियंस काउंट करवाएगा जिसके द्वारा आप चीजों को अचीव कर पाए। तो ये कहलाती है अभिप्रेरणा। टाइप्स देख लेते हैं। अभी बताया था आपको, एक आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाह्य प्रेरणा होती है। इसी के साथ साथ सकारात्मक, नकारात्मक और सामाजिक को भी हम देख लेते हैं। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? जो स्वतः ही उत्पन्न हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो अंतर्नोद हैं, तो आंतरिक अंतर्नोद है किस तरह, जैसे आपका भूख, आपका प्यास, आपका नींद, आपका काम, ये चार कंपलसरी अंतर्नोद है, इसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। तो ये जो है, इनके द्वारा व्यक्ति के अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है कि आपके शेल्टर के लिए आपको रहना है, तो उस वजह से आपने काम करना है। आपको नींद के लिए काम करना है, अपनी भूख के लिए काम करना है, अपनी प्यास के लिए काम करना है, अपने काम के लिए प्यार करना है। इन चीजों के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आ जाएगी। स्वतः ही हम मोटिवेट हो रहे हैं, किसी ने मोटिवेट नहीं किया, हमारी खुद की जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। तो आंतरिक रूप से हमें किसी ने आकर नहीं बताया कि आपको ये करना है, वो होते हैं आंतरिक रूप से स्वतः ही खुद से प्रेरित होना। तो इसके अंदर व्यक्ति भीतर से उत्पन्न होती है, इसमें व्यक्ति अपनी रुचि और संतोष के लिए, देखो, संतोष मिलेगा, जो हमारी कंपलसरी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए हमने वो काम करना है। और किसी विद्यार्थी का ज्ञान प्राप्त करने की रुचि, अगर किसी बालक को स्वतः इंटरेस्ट आ रहा है उसके अंदर, किसी टीचर ने उसको मोटिवेट नहीं किया, वो चीज उसे खुद को ही अच्छी लग रही है, तो वो अचीव कर लेगा। बाह्य प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा बाहरी कारकों से होती है। मेरे जैसा आता जाता कोई मोटिवेट कर जाएगा कि ये काम कर लेना है, तो वो बाह्य रूप से प्रेरित है। जैसे इसमें व्यक्ति पुरस्कार से, प्रशंसा से, दंड के भय से काम करता है। जैसे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, भाई स्कूल में पिटाई होगी, अच्छे नंबर आने, घर पे पिटाई होगी इसलिए अच्छे नंबर लेकर आने हैं, वो बाह्य रूप से प्रेरणा होती है। चीजों को कोई ना कोई आकर आपको बताएगा, तब आप इंस्पायर होगी और वो चीजें करने लगे। और किसी ने नहीं बताया तो आप नीरस हो। बाह्य प्रेरणा कहलाती है कि भाई जो कोई बाहर से आकर कोई पुरस्कार दे रहा है, कोई दंड दे रहा है, कोई ऐसी बातें सुना रहा है, कोई कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर आपको मोटिवेट कर रहा है, तो वो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत स्रोत आते हैं। ये स्वतः नहीं आती, ऊपर वाली स्वतः आ जाती है। सकारात्मक, देखो, इन्हीं के ही दोनों रूप हैं, ये सकारात्मक और नकारात्मक। इसमें व्यक्ति को पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, उसको अवसर प्रदान करना, वो सकारात्मक में आ जाएंगी। उसको दंड से, डर से, भय से काम कराना, वो नकारात्मक के अंदर आ जाएंगे। इसमें व्यक्ति पुरस्कार, प्रशंसा, अवसर देकर प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे शिक्षक के द्वारा अच्छा काम कहकर सराहना, टीचर के द्वारा बताया जा रहा है वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो बच्चा और ज्यादा सुंदर करके आता है। ये होती है सकारात्मक। और इसमें भय से, दंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पेशली मैथ्स के टीचर रहते हैं या साइंस के टीचर रहते हैं, उनके हाथ में डंडा रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो डंडे के जोर पर काम करवाते हैं, तो वो काम तो करवा रहे हैं, वो भी एक तरह की प्रेरणा ही है कि इस डर से हम वो काम कर रहे हैं। जैसे अनुशासन भंग करने पर दंड का भय। सामाजिक प्रेरणा, ये समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए, ये प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा का एक भाग है। इस समाज के अंदर हमें अपनी रेपुटेशन चाहिए, समाज में मान सम्मान चाहिए, मान समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, इस वजह से हमें ये काम करना है। समाज को देखकर उन चीजों की ओर अग्रसर होना, उन चीजों को करना, तो वो इसके अंतर्गत आता है। यह समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। जैसे पदक प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, ये देखो सामाजिक प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा का ही भाग है। और ये बाह्य प्रेरणा का भाग है, ये सकारात्मक और नकारात्मक, मेनली अपनी दो है, ये आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। इसके ही अलग अलग नाम आगे डिवाइड कर दिए गए हैं कि सामाजिक प्रेरणा क्या होती है,
नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है और सकारा अगर ये 2 ऊपर वाली आप अच्छे से समझ लेते हो तो नीचे वाली स्वतः ही आपको आ जाएँगी। लर्निंग के अंदर अभी प्रेरणा का क्या और आगे रोल है और इसके आगे के जो कुछ टॉपिक हैं वो भी हमारे पेंडिंग है, अभी वो आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।